आज पहला नवरात्रा शुरू हो रहा है और कालका जी से मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, कुछ बात करने की है क्योंकि पहला नवरात्रा है तो बहुत सी चीजें समझने की हैं। और कल सूर्य ग्रहण था और बहुत ही एक्चुअली शायद 5 या 6 मिनट का ग्रहण था। तो ग्रहण के बाद क्या हुआ? नॉर्मली ग्रहण है, शुरू हुआ, समाप्त हुआ, उसके बीच में कुछ प्रोसीजर होते हैं जो करने होते हैं, नहीं करने होते हैं, पता नहीं मेरे को। ये तो आप किसी भी मंदिर से जाके पता कर सकते हैं। पर कल का सूर्य ग्रहण विशेष था क्योंकि कल के सूर्य ग्रहण के उपरांत एक नया साइंस की एक नई डायमेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया, सिंसियो साइंस। विज्ञान में अभी तक सब्जेक्ट जो होते थे वो वैसे तो बहुत सारे हो गए थे, पर मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट हुआ करते थे। फिर बायोलॉजी आई, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या, सोशल साइंस और ज्योग्राफी साइंस और पता नहीं क्या क्या आ गया। तो ये साइंस शुरुआत कैसे हुई? तो शायद साइंस के जो फादर हैं, शुरुआत जो साइंस की गई वो की गई एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी के में नक्षत्र ज्ञान जोड़ा था वराहमिहिर ने, जो कि एक रत्न थे, नवरत्नों में से एक रत्न थे विक्रमादित्य के। उन्होंने नक्षत्र ज्ञान जोड़ा था और कुतुब मीनार में जो लोहे का स्तंभ बना हुआ है, वो लोह स्तंभ जिसके ऊपर अशोक चक्र, शायद अशोक के शेरों का वो भी लगा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है, शायद है उसी पर है। तो वो वराहमिहिर के समय का है। वो एक वैज्ञानिक थे, पर वो वैज्ञानिक थे समय के वैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक थे। वो समय पर क्या प्रभाव पड़ता है या समय की गणना नक्षत्रों के आधार पर और उसका जीवन पर प्रभाव किया, इस पर काम किया उन्होंने। और यहां पर ना, अगर आप यहां पर जाएंगे, क्या कहते हैं इसको, कुतुब मीनार में, तो एक हॉल था। हॉल क्या, एक बहुत बड़ा पार्क है, उसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। छोटे का मतलब है यहाँ पे वो, ये छोटे का मतलब कमरे का कह रहा हूं मैं, तो कमरा समझो कि कम से कम 6 बाय 6 के तो होंगे ही, या ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं। उसके ऊपर जो चित्र बने हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोटस के चित्र हैं और उनके ऊपर पत्तियों की जो पोजीशन है और उनकी परछाई, कहीं पर पत्ती इतनी मुड़ी हुई, आधी मुड़ी हुई है, कहीं पर पत्ती गायब है, कहीं पर पत्ती चौथाई मुड़ी हुई है, कहीं पर पत्ती ऐसे मुड़ी हुई है, कहीं पर ऐसी मुड़ी हुई है। बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है ये चीजें। वही है कि जिसको इंटरेस्ट होगा वही समझ पाएगा, पर दिख सबको जाएंगी। आप सारे कमरों में से होकर जाओ, वो शायद 27 कमरे हैं और क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, तो नक्षत्रों का ज्ञान देने के लिए, स्टडी करने के लिए उन्होंने वो बनवाया था। वो कमरों का सेटअप सारा का सारा उस पर्पस के लिए बनवाया था। और क्योंकि लोटस के पत्ते हैं, जो फूल है ना, वो लोटस के फूल है शायद। अब मुझे ना ध्यान नहीं, एक्चुअली बहुत पुरानी बात होगी, 12-15 साल हो गए मुझे, मैं दोबारा जा ही नहीं पाया वहां पर। और शायद एक बार गया था तो वो एरिया बंद कर दिया था, क्या था पता नहीं क्यों बंद था, वो उस दिन बंद था। मुझे मालूम नहीं है कि वो परमानेंट बंद है या अब खुला हुआ है, पर 15-20 साल पहले की बात है। मैं गया था, मेरे साथ मनोज जी हुआ करते थे, मनोज वैश्य, जो आजकल शायद नोएडा में कहीं बिजनेस कर रहे हैं। उनके साथ हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए थे।
तो फोटोग्राफ्स उनके पास होंगे तो होंगे, मेरे को पता नहीं है, मतलब मुझे ध्यान नहीं है, पर मैंने उनको बताया था, हमारी चर्चा यही हुई थी, चर्चा का विषय यही था, और हम गए ही इसी पर्पस के लिए गए थे कि कहते हैं कि वराह मिहिर ने बनवाया था वो, और नक्षत्रों की स्टडी की थी, पर कैसे की थी, क्या किया था, उसके बारे में समझने के लिए हम लोग गए थे वहां पर। 20 साल तो हो ही गए शायद, इस बात को 6 की बात होगी है, 5 या 6 की बात होगी, 5 की होगी मेरे ख्याल से, 2005 की होगी या 6 की होगी, ऐसे ही कुछ है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो अब उम्र हो रही है तो कुछ चीजें भूलने लगे हैं। तो वराह मिहिर साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट होना चाहिए था वो होना चाहिए था समय, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आज की साइंस में मिसिंग है, गायब है, और जिससे साइंस शुरू, एस्ट्रोलॉजी साइंस कहा जाता है, साइंस की मदर एस्ट्रोलॉजी को कहा जाता है, पहली साइंस एस्ट्रोलॉजी थी, और उसमें नक्षत्रों का ज्ञान जब जोड़ा वराह मिहिर ने, कैसे जोड़ा, कहां स्टडी करी, क्या पढ़ा उन्होंने, ये सब चीजें आपको वराह मिहिर की हिस्ट्री अगर समझेंगे, सुनेंगे, विक्रमादित्य के टाइम के, काल के, पीरियड के वो चीजें जोड़ेंगे तो समझ में आएगा। पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उज्जैन के चक्कर लगाने पड़ेंगे, सांदीपनी आश्रम जहां कृष्ण पढ़ने गए थे, काल के मालिक कृष्ण, जाना पड़ेगा वहां पर, जाओगे तभी कुछ चीजें समझ में आएंगी, पर समझने के लिए क्या चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी आपको होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी क्या है, तो आज हम समझने की कोशिश यही करेंगे, क्योंकि जो सिंसियो साइंस है ये एलिजिबिलिटी ही की बात करती है, ये एफिशिएंसी की बात करती है। आपने देखा होगा कि एलिजिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट ने ही इस साइंस की, सिंसियो साइंस को डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है। कब से काम कर रहे हैं ये लोग इसके ऊपर, शायद 1960 से काम चल रहा है इसके ऊपर। 1960 एक बहुत महत्वपूर्ण साल था, तो आप उसको मेरा मतलब है, अब उसके 1960 पे तो हम जा सकते, कितना काम किया उन्होंने, क्या किया, उसका तो कागज शायद डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर चर्चाओं से काम होता था, लिखने का काम नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि लिखने के काम में चोरी होने का डर रहता है, और हम एक्सक्लूसिव स्टडी कर रहे थे, तो चोरी ना हो जाए इसके लिए हमने लिखा कुछ नहीं उन लोगों ने, तो डॉक्यूमेंटेशन कोई अवेलेबल नहीं होगी आपको। अगर आप गूगल से पूछने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बेचारा कुछ नहीं बता पाएगा, कसूर उसका नहीं है। आप एआई से जानने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बता पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि कागजों पे लिखा ही नहीं गया, ये ज्ञान सारा चर्चा में रहा, विषय डिस्कशन। और ज्ञानवान लोग जो है वो सारे काम डिस्कशन से करते हैं, किताबों से कोई ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि किताबें बायस्ड होती हैं। किताब जो लिखता है वो अपना एक्सपीरियंस लिखता है, उसने क्या देखा, उसने क्या समझा। गुरु नानक जी ने जो शब्द लिखे गुरु ग्रंथ साहब में, वो उनको समझ में आए। क्या आज तक हम उनके लिखे शब्दों को समझ पाए? एक ना बड़ी ये चर्चा के विषय है, और ये हमारी चर्चा रागियों से होती थी। कहीं कभी गुरुद्वारे चले गए, कभी मंदिर चले गए। अब बहुत सारे लोग, ये सारे लोग जो सिंसियो साइंस के ऊपर काम कर रहे थे, ये सारे के सारे लोग चर्चा के लिए कहीं भी जाते थे। पूरा वर्ल्ड, विश्व भ्रमण किया इन्होंने, और टीम में कितने लोग हैं पता ही नहीं है, पर एक भी कागज लिखा नहीं गया। निष्ठा योग जैसे
सिस्टम सिस्टम दिए गए हैं, सिस्टम के बारे में जरूर जानकारी होगी कुछ ना कुछ। समय चक्र, नवीन समय चक्र, दक्षिण्या संवत शुरू हुआ था 2006 से, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। तो ये सब सिंसियो साइंस की देन है। और कुच्छल वेद से ही सिंसियो साइंस निकली है। तो सोचो कुच्छल वेद कितना पुराना होगा। कहा गया है कि कुच्छल वेद की जानकारी कृष्ण ने दी थी अपने बाल्यकाल में। वो अब उन्होंने बाल्यकाल में क्या क्या किया, उनकी लीलाएं आप देखते होंगे तो उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। 8 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने कंस को मार दिया था। और जब वो पालने में थे तो उन्होंने कितने राक्षसों का वध किया, ये सब आप देख सकते हैं। पर आप विश्वास नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सिंसियो साइंस को आपको समझना होगा। सिंसियो साइंस का उपयोग करके आप अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। सिंसियो साइंस का उपयोग करके उसके दिए हुए प्रोसीजर्स को अभ्यास करके आप अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। जैसे आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आप 9th क्लास से तैयारी शुरू कर देते हो, आईआईटी की तैयारी, कोचिंग ज्वाइन करते हो, कितनी मेहनत करते हो, कितनी एफर्ट करते हो, सिर्फ वो योग्यता प्राप्त करने के लिए कि आप आईआईटी में कंपटीशन में बैठ सकें, उसके लिए एलिजिबिलिटी लेवल। तो सोचो कि अगर आपको कृष्ण को समझना है या कृष्ण के दिए हुए ज्ञान को समझना है या आपको कुच्छल वेद को जानना है तो उसके लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिएगी। समय को समझना है तो आपको कितनी योग्यता चाहिएगी। तो वो सब योग्यता प्राप्त करने के लिए सिंसियो साइंस हैज द आंसर। उसका जवाब आपको सिंसियो साइंस में मिलेगा। सिंसियो साइंस के प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने ही होंगे आपको, तभी आप कुछ समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, योग्यता प्राप्त कर पाएंगे। अब थोड़ा सा सिंसियो साइंस का मैं चर्चा करूंगा, थोड़ी सी बताऊंगा उसके बारे में। सिंसियो साइंस, नाम देखो आप क्या लिखा है, सिंसियो साइंस। एक ना सिंसियो योग है, वो बहुत पुराना है। निष्ठा योग, सिंसियो योग, ये तो पुराने हैं। तो वो सब प्रैक्टिसेस हैं जिनको उपयोग करके आप सिंसियो साइंस समझ सकते हो। समझे ना आप? क्योंकि सिंसियो साइंस समझोगे तो समय समझ पाओगे, तो आप विष्णु के अवतार समझ पाओगे। मैंने अभी आपको एक ये चित्र दिखाया था, महाविष्णु का ब्रह्मांड। यहां पे उल्टा दिखाई देता है क्योंकि वो कैमरा वैसा है, तो मैं इसको जरा आपको दिखाता हूं। यहां पर सॉरी, वो एकदम से स्विच हो गया। मैं इसको वापस लेता हूं एक बार, और शायद कैमरे में कुछ वो आ गया है, ये आ गया आगे कैमरे के आगे। तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि मैं इसको, क्योंकि ये स्टैंड जो है ना मेरा गेम नहीं है। तो 1 सेकंड में आपको देखता हूं अगर कुछ कर सकता हूं तो। जी, हुआ तो है कुछ। देखता हूं, टाइट कर दो इसको, नहीं तो ये भाग जाएगा। अब देखिए आप, यस, महाविष्णु का ब्रह्मांड देख रहे हैं आप। तो मैं अब आपको सामने ही लेकर के दिखाऊंगा, क्योंकि इतनी दूर से फिर पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि मैंने ही पकड़ा हुआ है, कोई और है नहीं मेरे पास अभी। तो मैं आपको, आप देख सकते हैं समय चक्र, निष्ठा चक्र, और ये सुदर्शन चक्र, और ये जीवन चक्र, ये 4 चक्र दिखाए गए हैं इसमें।
तो महाविष्णु का ब्रह्मांड अगर आपको समझना है, कैसे समझ में आएगा जब तक आपकी योग्यता नहीं होगी? तो विष्णु, महाविष्णु, अवतार, अवतार पे तो मूवीज भी बन चुकी है, पर अवतार का मतलब क्या है? अवतार क्या होते भी है कि नहीं होते हैं? मिथ्या है, मिथ्या, मिथ्या शब्द ही आपको गलत समझ में आएगा। मिथ्या शब्द जो है वो हिंदी का नहीं है। हम लोग मिथ्या शब्द में ही अटक करके रह गए। पता नहीं किसने इस शब्द को इतना पॉपुलर कर दिया कि हमारे कंफ्यूजन अनलिमिटेड हो गया। ये समझ लो आप कि हर प्रकार के कंफ्यूजन से अगर आपको बचना है तो आपको सिंसियो साइंस अपनानी ही पड़ेगी। कोई चॉइस है ही नहीं। कंफ्यूजन से बचने के लिए आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई गेम ही नहीं है, कुछ खेल ही नहीं है, सिवाय इसके के धूल में लठ मारते रहो, किताबें पढ़ते रहो और कंफ्यूजन बढ़ाते रहो या कम करते रहो, पता ही नहीं लगेगा आपको। एक बात आप निश्चित रूप से समझ लें कि आप किताबों से अभ्यास सीख सकते हैं, पर करना आपको पड़ेगा। क्या अभ्यास करना है वो समझ सकते हो, पर करना आपको पड़ेगा। और समझ आपकी तभी खुलेगी जब आपकी योग्यता होगी। किताब पढ़ना बेकार है अगर आपकी योग्यता समझने लायक नहीं है तो। क्यों गुरु ग्रंथ साहब के सारे शब्द अभी तक भी डिकोड नहीं हो पाए? वो कहते हैं, एक ना ऐसी चर्चा चल रही थी एक बार, तो कुछ ज्ञानी लोग थे, उन्होंने कहा सर एक शब्द कहा गया हजम नहीं हुआ। शब्द सुना हमने 2 घंटे गुरुद्वारे बैठे रहे, हम सारे सुनते रहे, पर हजम नहीं कर पाए, उल्टी हो गई या वेस्ट में निकल गया, हजम नहीं हुआ। तो तब ये बातें समझ में नहीं आती थी हमें, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब योग्यता का हमने अभ्यास किया तो हमें कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी। जैसे एक ये पुस्तक है, मैं आपको थोड़ा सा ये एक पुस्तक है, क्या है नाम इसका? वाणी टेक्नोलॉजी गुरु की जुबानी। तो ये एक वो थी पुस्तक है। इसमें क्या कहा इसने? कबीर जी का कोई दोहा है शायद। अब मुझे ये भी नहीं पता कि दोहा कबीर जी का भी है या रियल है या किसी ने कबीर जी के नाम पर गा दिया। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन इतना फैला हुआ है कि पता ही नहीं लगता कि दोहा एक्चुअली कबीर जी का है। कुछ चीजें कबीर जी ने लिखी, कुछ गुरु जी ने लिखी, गुरु ग्रंथ साहब में कुछ औरों ने लिखी, तो वो उनकी है भी कि नहीं है। किसी और ने तो उसको नहीं लिख दिया अपने उनके नाम पर। इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है आज की तारीख में। खैर, तो मैं इसको सिर्फ दोहा बता रहा हूं आपको, किसने लिखा है मुझे मालूम नहीं है। कथा हूं कहत जात हूं, कहत बजाए ढोल, श्वास तो खाली जात है, 3 लोक का मोल। बताओ, श्वास खाली जा रहा है क्या? क्या ऐसा संभव है कि श्वास खाली चला जाए? आप सांस ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हो, तो खाली कैसे हो गया? पर यह बात क्यों कही गई है? क्या यह बात सही भी है कि नहीं है? क्या इस बात को माने कि ना माने? अब यह पुस्तक है, लिखा है इसमें, और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ये लोग। तो वो क्या, इसकी एक्सप्लेनेशन तो सिंपल सी है ही है कि मैं तो ढोल बजा बजा कर कह रहा हूं कि सांस खाली जा रही है, जबकि खाली जा नहीं रही है। वो ऑक्सीजन ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रही है लगातार। और इसका मूल्य 3 लोकों का पूर्ण मूल्य भी इसके बराबर नहीं है।
तो ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमें लोक का पता ही नहीं है। लोक किसको कहते हैं? हमारी समस्या ये हो गई है कि हमें लोक का ही नहीं पता, लोक किसको कहते हैं। वाहरी किस्मत के 3 लोक ही नहीं पता, तो 3 लोकों का मोल तो कहां से लगाएंगे? और जब 3 लोगों का मोल ही नहीं लगा सकते तो श्वास खाली दिखेगी कि श्वास खाली जा रही है। और उसके नीचे लिखा है, जब तक तन की आंखों से देखोगे तो विज्ञान दिखेगा। जैसे मैंने दोहा पढ़ के सुना दिया आपको, तन की आंख से देखा तो दोहा पढ़ के सुना दिया। पर मन की आंखें खुलने लगेंगी तो ज्ञान गंगा का स्रोत दिखेगा। कमाल है। जब मन की आंखें खुलेंगी तो ज्ञान गंगा का स्रोत दिखेगा। ये कहने का मतलब क्या हुआ? ये कहने का मतलब है तब आपको लोक समझ में आएंगे कि लोक क्या है। पर मन की आंखें हैं कहां पर? यह कैसे पता लगेगा कि मन की आंखें हैं कहां पर? और मन कहां पर है? मन तो है ही नहीं। मन तो एक मन घड़ंत कहानी है। बताओ, मन एक मन घड़ंत कहानी है। कंफ्यूजन अनलिमिटेड। तो ये सारा कंफ्यूजन किताबों का फैलाया हुआ है। इतना कंफ्यूजन, और हम लोग समझ ही नहीं पाए कि किताब तो जिसने लिखी है वो उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। उसका एक्सपीरियंस आपके काम का है कि नहीं है, ये तो समझ लो। और वो समझ में तभी आएगा जब आपकी मन की आंखें खुलेंगी। और आगे क्या लिखा है? ज्ञान गंगा का स्रोत दिखेगा, और जब ज्ञान गंगा नहाने चलोगे तो जागृत ज्ञान भंडार होगा। तब प्रज्वलित दीप से प्रकाशित सारा संसार होगा। यहां पे संसार किसको कहा गया है, यही समझ में नहीं आएगा आपको। अगर मन की आंखें नहीं खुली तो संसार आपको समझ में नहीं आएगा। एक कहावत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, यानी संसार तो आपके अंदर है, आप बाहर कहां ढूंढने चले गए। प्रज्वलित दीप से प्रकाशित सारा संसार होगा, यानी मेरा संसार। मैंने पुस्तक पढ़ी तो उसमें जो मुझे समझ में आया उसने मेरे संसार को प्रकाशित किया, वो दीप जला। पर जब मन की आंखें ही नहीं खुलियां तो गंगा स्रोत तो, ज्ञान स्रोत तो, ज्ञान गंगा तो दिखेगी नहीं। मन की आंखें तो खोलो। और मन की आंख खोलने के लिए आपने 3 नाड़ियों का नाम सुना होगा। नाड़ियों का नहीं, नाड़ियों का नब्ज। एक है इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। 3 नाड़ियों का नाम सुना है ना आपने? प्राणायाम करते हो तो आपको पता ही होगा। जो भी लोग योगा प्राणायाम करते हैं उन सबको पता होगा ये बात कि 3 नाड़ियां तो सुनी है, इंगला, पिंगला एंड सुषुम्ना। परंतु एक चौथी नाड़ी भी होती है, और बहुत महत्वपूर्ण है वो। आपने 9 द्वार सुने होंगे। ये शरीर है 9, क्या नव सिद्धि, पता नहीं वो क्या कहते हैं उनको, कुछ तो कहते हैं। 10 द्वार है, 10वां द्वार कुछ तो कहते हैं। तो 10वां द्वार जो है उससे आपकी चलती है चौथी पल नब्ज। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना के बाद 4th चित्रा कहा गया उसको, चित्रा नाड़ी। चित्रा शब्द देखो कितना महत्वपूर्ण है, चित्रा नाड़ी। अगर आप चित्रा नाड़ी को समझोगे तो आपको 3 लोक समझ में आ जाएंगे। 3 लोक कौन से हैं? ब्रह्मलोक, यमलोक
स्वर्गलोक। भाई यही 3 लोक हैं और कुछ नहीं है। उसके अलावा बहुत कुछ है, पर वहां तक तो बहुत तब पहुंचोगे जब आप सांस को खाली से भरोगे। अभी तो सांस ही खाली जा रहा है। 3 लोक का मोल ब्रह्मलोक यानी पृथ्वी, जिसके अंदर आती है आपका सौरमंडल, ब्रह्मलोक में आता है। प्लैनेट सिस्टम, प्लैनेटरी सिस्टम, आपका सारा का सारा सोलर सिस्टम ब्रह्मलोक में आता है। उसके ऊपर है, ब्रह्मलोक के बाद है यमलोक, और यमलोक के बाद है स्वर्गलोक, और एक है नरकलोक। 3 है, 4 है एक्चुअली, पर इसने 3 की बात करी है। नरक में कोई जाना नहीं चाहता, तो उसका मोल क्या हुआ? शून्य ही हो गया ना। जब जहां कोई जाना ही नहीं चाहता तो उसका मोल क्या होगा? तो इसलिए 3 लोगों की बात की गई है, वो 3 लोग हैं ब्रह्मलोक यानी आपका सोलर सिस्टम, और यमलोक यानी मृत्यु के बाद जहां जाते हो आप, और स्वर्गलोक या नरकलोक जहां पर आपके लिए डिसाइड किया जाता है कि आप कहां जाओगे आपके कर्मों के आधार पर, कर्म फलों के आधार पर। समझे आप? तो जो ये यमलोक में चित्रा नाड़ी की जो पढ़ाई होती है, चित्रा नाड़ी जो समझाती है आपको, वहां पर चित्रा नाड़ी में आपके चित्र लिखे हैं। जो चित्रगुप्त पढ़ता है, यमलोक में चित्रगुप्त का नाम आपने जरूर सुना होगा, यमराज के सेक्रेटरी। तो चित्रगुप्त करता क्या है, कैसे पढ़ता है? वो आपकी नाड़ी को, चित्रा नाड़ी को कनेक्ट करता है, और आपके सारे कर्मफल दिख जाते हैं, और उसी के अनुसार बिल्कुल ये कितने टाइम, कितना मिनट, कितना टाइम लगता होगा आपको ये पता है? चित्रगुप्त को चित्रा नाड़ी पढ़ने में कितनी टाइम लगता है? मात्र एक 10⁻⁻24 सेकंड। 1 सेकंड का, अगर 1 सेकंड को आप 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.0000001 माइक्रो सेकंड जो होता है 10⁻⁻6 होता है। नैनो सेकंड 10⁻⁻9। उसके बाद चलते चले जाओ। समय की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं आपको। 10⁻⁻24 सेकंड में वो एक चित्रा नाड़ी का सारा डेटा पढ़ लेता है। और उसके हिसाब से आपको, आपका जो कर्मफल अब आने वाला था, अब जो टाइम था जिसका, जब आपने शरीर छोड़ा, तो उसके हिसाब से वो आपको दे देता है। ब्रह्मलोक देगा या नरक स्वर्गलोक देगा, यमलोक से निकाल देगा। उस हिसाब से यमलोक में तब तक रखेगा जब तक आपको नरक, स्वर्ग या ब्रह्म 3 लोकों में से कोई एक लोक अलॉट नहीं कर देते यमराज। तो ये ज्ञान तब आने लगता है, तब लोग समझ में आने लगते हैं। लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोक की बात कर रहा हूं। कंफ्यूजन से बाहर निकलो। 3 लोक का मोल जो इसमें कहा गया है, तो वो 3 लोक कौन से हुए? ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक एंड यमलोक।
अभी तो आपके जो जितने भी सुपर कंप्यूटर, सुपर सुपर क्वांटम कोई भी कंप्यूटर लगा लो, वो 10 टू द पावर माइनस पता नहीं कितने पर चल रहे हैं। नैनो नहीं तो ज्यादा फेम्टो पे होंगे, हो नहीं सकते फेम्टो पे भी। गीगाहर्ट्ज की तो बात करते हैं, टेराहर्ट्ज पे चले जाओगे ज्यादा से ज्यादा। आई एम टॉकिंग 10 टू द पावर -24। क्वांटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके सामने क्वांटम तो कुछ है ही नहीं। और हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात अब करने लगे हैं। क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा, क्या समझ में आएगा, जबकि हम लोग तो बिना कंप्यूटर के सब कुछ समझ चुके हैं। हमें 3 लोग समझ में आ गए बिना कंप्यूटर के, मन की आंखों से। और अभी तो हमारी खुली नहीं है, धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ है कुछ। अभ्यास करते हुए हमें कितने साल हो गए? 40 इयर्स, 40 साल अभ्यास करते हुए हो गए हमें सिंसियो साइंस के दिए हुए प्रोसीजर्स का। और उससे पहले 20 साल हमें लगे सीखने में, उनको 20 साल लगे सीखने में। 20 इयर्स जस्ट टू लर्न। और फिर अभ्यास 40 साल का, 40 साल हो गए हमें अभ्यास करते हुए। तो सोचो कि कितना कुछ उपलब्ध था और हमें पता ही नहीं लगा। कितना कुछ उपलब्ध था, अभी भी है, हमें पता ही नहीं लगा। तो उसका एकमात्र कारण है कंफ्यूजन। मन की आंखें खोलने ही नहीं देता। चित्रा नाड़ी तक नहीं पहुंच पाए हम लोग। कैसे चलेगा काम? खैर, दक्षिण्या संवत शुरू हुए 20 साल हो गए, 20वां शुरू होने वाला है। 19 साल हो गए, हमें पता ही नहीं लगा। 2006 30 मार्च 2006 को शुरू हुआ था दक्षिण्या संवत। सिंसियो साइंस उसमें से निकली, मतलब सिंसियो साइंस से दक्षिण्या संवत निकला। फिर उसको स्टडी किया गया, फिर उसको मैथमेटिकली जॉट डाउन किया गया, फिर उसके ऊपर वॉच बनाई गई, प्राण वॉच। मैं आपको दिखा भी सकता हूं। इतने सारे सिस्टम, ये है प्राण वॉच। प्राण श्वास पल, ये है प्राण वॉच। और ये है सांस आपका कितना खाली जा रहा है। ये साइंस एक्सप्रेस ट्रेन चली थी कोई, उस साइंस एक्सप्रेस ट्रेन में लगा था ये। और ये एक मशीन है जो आपकी एफिशिएंसी को चेक करती है। और इसका ही एक वर्जन है जो आपकी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकता है। ये एलिजिबिलिटी और एफिशिएंसी चेक करते हुए संत लोग करवाते हैं। उनको जल्दी समझ आता है, उनकी मन की आंखें, जिनकी भी मन की आंखें खुली है उनको सबको समझ में आया। ये पटना का कोई डेस्क वो है, रोटरी क्लब पटना में इन सिस्टम्स का डेमोन्स्ट्रेशन। और ये क्या है? ओह, ये है, ये आप छोटी सी फोटो देख रहे हो, ये बता रहा है आपको, ये डेमो दिया जा रहा है एक इंडस्ट्री में, हाउ टू इंप्रूव वर्कर्स हेल्थ सिटिंग ऑन दी जॉब। ऐसी सी एक्सरसाइज है
कि आप अपनी कुर्सी पर काम करते करते हुए उन एक्सरसाइज को कर सकते हो और आपको जिंदगी में थकान नहीं होगी, स्ट्रेस नाम की चीज रहेगी नहीं। आप 12 घंटे भी काम करोगे तो भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। यू विल फील एवर फ्रेश। ये इनहेल एक्सेल लिखा है, इनहेल एक्सेल, तो मतलब कितना खाली गया पता लग जाता है। एक फॉर्मूला है, उसमें ये वैल्यू डालोगे 92 और 97, नहीं क्या है, एक्सेल की 92 है और इनहेल की 97 है। तो इसका मतलब तकरीबन 5% यूज कर पाए आप। अपने ब्रेथ का आपने यूज किया 5%, 95% खाली चली गई। सोचो क्या कर रहे हो आप लोग। मतलब कमाल है, सिस्टम बने हुए हैं सारे के सारे सिस्टम बने हुए हैं और हमें पता ही नहीं है, हमें ज्ञान ही नहीं है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी कमाल की है। सिंसियो योग कमाल का है। ये सिंसियो योग की डेमोन्स्ट्रेशन है, एक पार्ट सिंसियो योग का है ये डेमोन्स्ट्रेशन। कमाल है। क्या हम इतना, और 20 साल से दक्षिण संवत 2006 से चल रहा है और ये टेक्नोलॉजीज 95 से चल रही है, 95 से चल रही है। 95 से तो शायद बननी शुरू हुई थी, पता नहीं, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है। या आपको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अगर मिल जाए तो गूगल पे इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि किताबें तो छपी है पर बेची नहीं गई। कुछ बांटी गई है, कुछ ज्ञानी लोगों को दी गई है, पर बेची नहीं गई। क्यों? किसी की समझ में आई नहीं। जब तक मन की आंखें नहीं खुलेंगी जब तक आपको समझ में आएगा नहीं, पक्की बात है। मैंने एक ही दोहा सुनाया आपको, उसी से ही आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम टॉकिंग। लोक क्या होते हैं पता ही नहीं है, जबकि सनातन संस्कृति में 14 लोकों की बात की गई है। मैंने तो भी 4 ही बताए हैं, उसमें मोल 3 का ही बताया है, बाकियों का तो पता ही नहीं मेरे को। जैन समाज, जैनियों में काफी कुछ है। हमें एक्चुअली हम ना गलत डायरेक्शन में चले गए। हमें जैनियों को समझना चाहिए था, जैन समाज को समझना चाहिए था। उन्होंने, उनका तत्व विद्या करके कोई एक किताब है, जैन तत्व विद्या शायद नाम है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ी थी पर टाइम हो गया काफी इस बात को। उनमें आपको 14 लोकों का वर्णन जरूर मिल जाएगा। जम्बू द्वीप क्या था, और जम्बू द्वीप की बात करते हैं वो लोग, और एक कोई वो पिलर की बात करते हैं, स्तंभ की, पता नहीं क्या नाम था उसका, कुछ तो नाम है, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, अब बहुत दिनों से पढ़ा नहीं। पर हां, ये पक्की बात है, अगर आप जैनिज्म को स्टडी करेंगे, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पढ़ने का, तो वो जैनिज्म है। अगर आप टेक्नोलॉजीज को समझना चाहते हैं तो आप जैनिज्म को पढ़िए। अगर आप सनातन बनना चाहते हैं तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको जैनिज्म में मिल जाएगी। बाकी आपको निष्ठा चक्र एक ना वो है यहां पर, हां, एक जो राम राज्य ज्ञान है, मुझे नहीं मालूम कि जैनिज्म में राम राज्य ज्ञान दिया है कि नहीं दिया है, पर राम राज्य ज्ञान को अगर आपको समझेंगे तो वो आपको समझ में आएगा निष्ठा चक्र के माध्यम से। उसमें क्या दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूं, टाइम पता नहीं कितना हो गया। निष्ठा चक्र में जो लिखा है उसमें 7 आयाम दिए हुए हैं, उम्र के हिसाब से दिए हुए हैं कि 0 से पहले 1000 दिन क्या करना है, क्या समझना है, क्या नहीं करना है पेरेंट्स को बच्चे के रिस्पेक्ट में। और फिर 3 से उसको कहा गया गर्भकाल, पहले 1000 दिन को गर्भकाल कहा गया है। एक्चुअली वो 1000 दिन नहीं है, वो है 375 जमा 375 जमा 280,
1000 बन जाएंगे क्या? देख लो, आप सोच लो, 375 प्लस 375 प्लस 280 डेज, इनको जोड़ोगे तो ये दिन जितने भी बनेंगे आपको 300, 300, 600 और 300, 900, 1000 से थोड़े से ऊपर बनेंगे। तो इतने दिन का गर्भकाल कहा गया है। और फिर उसको मान लो कि 3 से लेके और 9 वर्ष तक बाल्यकाल कहा गया है। ये मैं इसमें से बता रहा हूं आपको, ये दिया हुआ है चक्र, ये सिया, ये आपको दिख जाएगा, जय सिया राम लिखा है यहां पर। मैं इसको आपको यहां से दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर दिखा पाया तो। हाँ, ये देखिए, ये है निष्ठा चक्र। ये बड़ा सा जो दिख रहा है आपको, क्लियर नहीं होगा क्योंकि मेरे ख्याल से इतना पास ले आया हूं कैमरे के, तो लाइट शायद नहीं पड़ रही है इस पे। नहीं पड़ रही है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। तो एक पहले 3 वर्ष गर्भकाल, 3 से 9 साल बाल्यकाल, 9 से 18 साल संभाल काल, 18 से 24 कर्मकाल, और भी है, ये कितने हुए पता नहीं मेरे को, गर्भकाल, बाल्यकाल, संभाल काल, कर्मकाल, 4, 3 और है, विवाह काल और पता नहीं क्या क्या और नाम है, मेरे से पढ़े नहीं जा रहे यहां पर क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, तो मुझे समझ में आ नहीं रहे हैं। पर विवाह से रिलेटेड होगा कुछ, और कुछ कैरियर से, बच्चों के कैरियर से रिलेटेड होगा, कुछ बच्चों के विवाह से रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ होगा। खैर, तो ऐसे करके 7 फेजेस में डिवाइड किया गया है जीवन को। ये आपको राम राज्य ज्ञान से पता लगेगा। इसका मुझे पता नहीं है कि ये जिक्र जैनिज्म में है कि नहीं है। जैनिज्म में लोकों का जिक्र जरूर है, ये पक्की बात है। क्यों जैनिज्म पढ़े लोकों को समझने के लिए, लोक समझने के लिए कितने लोक हैं, और राम राज्य ज्ञान पढ़े अपने जीवन को समझने के लिए। समय आधारित जीवन, काल आधारित जीवन। और महाभारत को पढ़ें किस लिए? नारी को समझने के लिए। महाभारत टोटली ड्रिवन है नारियों से। नारी ज्ञान गायब था। मेरे को नहीं पता जैनिज्म में नारी ज्ञान के बारे में क्या कहा गया है, मुझे मालूम नहीं है, पर नारी ज्ञान कुच्छल वेद में है। कुच्छल वेद ने नारी ज्ञान दिया है। मुझे नहीं पता कि जैनिज्म में चित्रा नाड़ी का वर्णन है कि नहीं है, पर कुच्छल वेद में नाड़ी ज्ञान का पूरा वर्णन है। और नारी के बारे में अगर समझना है तो आपको कुच्छल वेद के अलावा शायद ही कहीं पर कुछ मिले। आपको पता है नारी में सेंसेस कितनी होती है, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, और पुरुष में कितनी होती है? इतना ही फर्क नहीं पता होगा आपको कि पुरुषों में 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, जबकि स्त्रियों में, कन्याओं में 6 ज्ञानेंद्रियां और 6 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो जहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए वो समझो, वहां पर समझो कि आप को सब कुछ मिल जाएगा। नारी ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूं मैं। पुरुषों का तो सबको पता है, नारी ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। डायमेंशन 10 होती है, 10 दिशाएं, पर दिशाएं एक्चुअली 11 होती हैं। दिशाएं एक्चुअली 11 होती है। वो ना, ये 11 क्यों? एक्चुअली 10 दिशाएं होती है। रावण दशानन थे, उन्होंने गलती करी। दशरथ 10 रथों पर चल करके चलते थे, उनसे भी गलती हुई।
तो 10 तक रहोगे तो गलतियां होने के चांसेस रहेंगे। 11वीं डायमेंशन आपको समझनी ही पड़ेगी और उसको इमेजिनरी बताया गया है। मतलब लोगों को पता तो लगा कुछ ना कुछ, आयोटा नाम दिया गया उसको। 11th डायमेंशन इज आयोटा और उसको इमेजिनरी कह करके अब उसके ऊपर खोज चल रही है। क्वांटम कंप्यूटर फलाना ठिकाना सब उस पर चल रहा है, उसको समझने के लिए चल रहा है। गॉड पार्टिकल, जबकि भगवान शब्द को समझना बहुत आसान है। 5 तत्व, आत्मा 3 तत्वों से बनती है, यह समझना आसान है। अगर आप भगवान को समझ पाओगे तो आत्मा को समझ पाओगे, लेकिन अगर आप गॉड पार्टिकल के उसमें पड़ गए तो आपको आत्मा समझ में नहीं आएगी, ऊर्जा समझ में नहीं आएगी। तब तो आप इलेक्ट्रिसिटी को ऊर्जा समझते रहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही ऊर्जा समझते रहोगे। आत्मा जो ऊर्जा रिलीज कर रही है वो समझ में नहीं आएगी। आत्मा आपका सोर्स है ऊर्जा का, और जितनी चाहो उससे ऊर्जा ड्रॉ कर सकते हो आप। जो आपका ऑरा बनता है ना, ऑरा सुना होगा आपने, तो वो ऑरा आपकी आत्मा की ऊर्जा की वजह से ही बनता है। और आत्मा 3 तत्वों से बनी है, आकाश, अग्नि, वायु। और शरीर बना है 5 तत्वों से। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, मेमोरी, हर चीज, एक्सपीरियंस 5 तत्वों से बना है। एक्सपीरियंस आपके आकाश तत्व से बनता है, पता है आपको? आपको शायद पता ही नहीं इस बात का कि आपका एक्सपीरियंस बनता किससे है, यही नहीं पता आपको। आपका एक्सपीरियंस आकाश तत्व से बनता है। आकाश तत्व की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। अब 4 तत्वों की बात करते हैं, 5वें की पता ही नहीं है, आकाश तत्व की जानकारी नहीं है। खास है खाली, वो आपका एक्सपीरियंस है जिसको खाली कहा जा रहा है। आपकी योग्यता बढ़ेगी कैसे जब आपको आकाश तत्व का ज्ञान ही नहीं है? तो आपकी योग्यता बढ़ ही नहीं सकती। करोगे क्या आप? कंफ्यूजन का इतना बड़ा पहाड़ आपने अपने सिर पर, आपने अपने आकाश तत्व को इतने ज्यादा कंफ्यूजन से भर रखा है कि आप उसको रिकवर ही नहीं कर पा रहे हो, उससे निकल ही नहीं पा रहे हो। तो उससे निकलने के लिए सिंसियो साइंस सीखनी ही पड़ेगी, आपको समझनी ही पड़ेगी। तब जाकर के आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस का ज्ञान होने लगेगा। और उसमें जो खराब एक्सपीरियंस है उसको फेंको निकाल करके, किसी काम नहीं आएगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। निकालो कैसे? आपको पता ही नहीं है कि एक्सपीरियंस लिखा कहां पर हुआ है, एक्सपीरियंस है कहां पर। आपका एक्सपीरियंस आकाश तत्व पे लिखा जाता है। खैर, तो आज के दिन मैंने आपको जो सिंसियो साइंस की इंट्रोडक्शन देनी थी वो दे दी है, और इस पे चर्चा चलती रहेगी। अब आगे काफी चर्चा चलेगी इसके ऊपर, क्योंकि एक ये अल्टीमेट सब्जेक्ट है, लास्ट लेवल सब्जेक्ट है, समय को समझने का सब्जेक्ट है, मन की आंखें खोलने का सब्जेक्ट है। तो समय तो इस पे लगाना ही, टाइम तो लगाना पड़ेगा। समय को समझना है तो टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या मतलब है, सूर्य की चाल, उसको समझना ही पड़ेगा। तो आपको बहुत सारी चीजें खुलने लगेंगी, दिमाग की बत्ती जलने लगेगी, शिव ज्योति जलने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्ण।